नीट के सिटी की इंफॉर्मेशन आगे पता है सभी को है? सिटी की इंफॉर्मेशन की सिटी में तुम्हारा पेपर बनेगा। ठीक है, आज कितनी तारीख हो गई? 15 मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल। ठीक है, और कितने दिन रह गए हैं? 15 दूनी 30, 15 ये रह गए। ठीक है, 3 तारीख को तो पेपर ही है जी, उस समय थोड़ी ना कुछ पढ़ाई होगी, ये चीज़ है। तो अभी आपके पास में 15 दिन रह गए और ठीक है, कल टेस्ट हुआ था, परसों टेस्ट हुआ था, टेस्ट दिया था? कितने लोग आए थे टेस्ट देने? नहीं, अब वैसे संख्या लगभग कितनी होगी? बस, अरे माता बहुत कम संख्या है। चलो देखो बेटा, दिन कम रह गए हैं, दिन रह गए हैं कम। ठीक है, तो मैं एक एक चैप्टर की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको बताता रहूँगा। कुछ चैप्टर्स के आपको फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं जिनके बेसिस पे, डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन जो होंगे वो उन पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुमको बताया था। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से न्यूटन्स लॉ, आज हम लोग कई चैप्टर खत्म करेंगे। अच्छा, जो मैंने पेपर दिया था वो तो तुम लोगों ने सॉल्व किया नहीं था। ठीक है, तब भी मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। बेटा अगला है वर्क पावर एनर्जी। देखो, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले वर्क की यूनिट जूल, पावर की यूनिट वाट, एनर्जी की यूनिट एनर्जी की यूनिट क्या होती है बोलो? तो जूल। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम। दोनों की डायमेंशन हो गई सेम। अगर मैं वर्क की बात करूं तो सीधे सीधे सर, मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है सर, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू ये फार्मूला कब लगेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये भी तो होता है सर, F इनटू dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला फार्मूला कब लगेगा और ये वाला फार्मूला कब लगेगा? ये फार्मूला कब लगता है? जब फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट। फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने कहा अभी मैं यहां पर हूं, ठीक है, धरती नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? mg, और मैं कुछ चल गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी mg लग रहा है और यहां भी क्या लग रहा है? mg। लेकिन मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग दिया, मैंने कहा थोड़ा खींचो, तुमने खींच दिया, मैंने कहा और खींचो, तो जितना ज्यादा खींचोगे बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या लगेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन, अगर मैं सर डॉट प्रोडक्ट को खत्म करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? FD cos थीटा। ठीक है, जहां थीटा किसके बीच में एंगल होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा। अब कुछ चीजें तुम समझो। जैसे मैंने तुमसे कहा, मैंने इसे पकड़ के, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा अब इसमें भी बहुत सारे चीजें हैं। कैसे चीजें हैं देखना जरा सर। इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं सर। वर्क डन भी क्या होता है बेटा? वर्क डन भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और क्या होता है? वर्क
डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और क्या होगा? अब बताओ वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट की उधर ही हो। मैंने लिखवाया था तुम लोगों को, या उन दोनों के बीच में जो एंगल हो थीटा का मान वो 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो या फिर क्या हो? सर नेगेटिव तब होता है जब थीटा का मान 90 से क्या है? ज्यादा, 180 के बराबर हो या फिर क्या है? अगर 0 कब होता है? 0 तब होता है बच्चों जब थीटा का मान कितना हो? अब कैसी बातें कर रहे हो तो देखो बेटा, cos 0 क्या होगा? 1। तो यहाँ FD बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर थीटा का मान 90, cos 90 क्या होता है? 0। तो पूरा कार्य ही क्या हो गया? पूरा कार्य 0 हो गया। अब तुम लोग यहाँ पर आओ, ठीक है? अब हम लोग यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? जब तुम 90 से ऊपर बढ़ोगे तो cos का मान नेगेटिव होता है। 90 से ऊपर बढ़ने पर cos का मान क्या होता है? यानी कि वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? लेकिन और तो इसीलिए वर्क डन जब एंगल किसके बीच में? एंगल फोर्स के और किसके? डिस्प्लेसमेंट के बीच। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच यदि एंगल 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव, ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव, और बराबर है तो कार्य कितना होगा? 0। कार्य कितना होगा? 0, ठीक है? तो ये वर्क डन के लिए। दूसरी चीज समझो सर, मैंने कहा था 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ना करता है, ठीक है? वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और जो नहीं करता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 2 प्रकार के। कंजर्वेटिव फोर्स जिसे हिंदी में बोलते हैं संरक्षी बल, ठीक है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? बोलो। फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। विस्कस फोर्स। दूसरा विस्कस फोर्स के बाद में एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ये सारे फोर्स कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। ये कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव, ठीक है? तो कंजर्वेटिव और इधर क्या होते हैं तुम्हारे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है? तुम लोगों ने कतई तैयार नहीं किया है, बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। आपका एग्जाम आपके सर पे है और जबरदस्त सर पे है। परसों जो पेपर दिया था बायोलॉजी कैसी थी? कठिन थी? सरल थी? सही? कठिन थी? ठीक थी? अच्छा, उसकी वो नहीं मिली आंसर के हैं? चलो मैं भेज दूंगा। क्या हो गया? सही थे कुल मिला के? हाँ, अच्छा, तो ये सब चीजें थी। अच्छा मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? फार्मूला क्या होता है स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तुम लोगों को फिर से पढ़ने की जरूरत है ना बेटा? स्प्रिंग फोर्स तो 6th क्लास में होता रहता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है?
स्प्रिंग फोर्स ये होता है सर, है ना, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बताएं, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इसके बराबर, ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इसके बराबर। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, mg, ठीक है, mg नहीं पता, पावर का फार्मूला बताओ, हटाओ सर, पावर का फार्मूला बताओ, इससे क्वेश्चन रहते हैं पावर से। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन, एक फार्मूला होता है F इंटू बी, और खोल दो तो आ जाता है एफ बी कॉस, ठीक है, ये किसका फार्मूला रहता है, पावर। सबका सेंटर बरेली है, किसी का अलग भी है, अभी देखा ही नहीं है, आपने तो भरा नहीं था, है आपने भरा था ना, ड्रेस कोड फॉलो करना, ठीक है, जो ड्रेस कोड होगा ड्रेस कोड पहन के जाना है। ड्रेस कोड में कुछ नहीं, ऐसे लोअर पहन के जाना, चप्पलें पहन के जाना और टी शर्ट पहन के जाना, ठीक है, बस, और क्या, और कुछ नहीं। और पानी की बोतल एक दो ट्रांसपेरेंट ले, जैसे बच्चों के पास में है ना, पारदर्शी, इस पार से उस पार उसके देखिए, बस छुट्टी। लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि ये क्लिप मत लगाओ, वो क्लिप मत लगाओ, ठीक है, ये जुमला मत बांधो, वो खाली ऐसे यहाँ पर बांध लो और खुले रखो, इस प्रकार से जाओ। लड़कियों को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। और जूते वूते पहन के मत जाना, बस यही दिक्कत है। नहीं, जूते पहन के जाओ तो वो उतरवा देंगे, और कहेंगे भैया नंगे पैर जाओ, और कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें। और स्ट्रेस लेना नहीं है पेपर में, सबसे पहले बायोलॉजी करना है ना, तुम्हारी फेवरेट, सबसे पहले बायोलॉजी करो, उसके बाद में अपना देख लो क्या पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री की फिजिक्स पहले बाद में कर लो, उसके बाद में लास्ट में कर दो, ये चीज़ है। दूसरा सबसे जरूरी है बेटा, OMR फिल जरा ढंग से करना, OMR सीट है वो जरा ठीक से फिलअप करना, क्योंकि OMR में अगर तुम्हारे रोल नंबर भरते समय या कॉपी का बुकलेट नंबर भरते समय गलती हुई, तो जैसे OMR जो चेक होती है वो स्कैन होके चेक होती है, ठीक है, तो जब तुम जब स्कैन होगी तुम्हारी गलती है तो उसे मशीन पकड़ेगी नहीं तो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो पता चली तुमने पढ़े पूरे साल और OMR में गलती कर दी, है ना,
हाँ OMR में गलती कर दी, ये गलती मत करना। दूसरा बायोलॉजी के तो पता नहीं, फिजिक्स में फिलहाल सब मत लगा के आना, जो आता है वही लगाओ, ठीक है, नहीं तो नेगेटिव पे चले जाओगे और नंबर, क्योंकि तुम लोग जो सोचोगे, जो तुक्का लगाओगे वो हमेशा गलत होता है। फिजिक्स के अंदर जो भी तुक्का लगाओगे वो तुक्का हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, ये चीज़ है, तो उस पर गौर कर। चलो, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन, और दूसरा फार्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, वर्क डन का फार्मूला। तो देखो अगर वर्क पावर एनर्जी से कोई क्वेश्चन आएगा, या तो स्प्रिंग से आएगा, कौन सा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से आएगा, या फिर क्या होता है बोलो 1/2 kx², या तो इससे आएगा, या फिर वही जो मैंने बोला वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो इससे आएगा, या फिर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो इससे आएगा, या फिर पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, या तो इससे आएगा, ठीक है। वर्क डन अगर हम ग्रेविटेशन में लेते हैं तो ये हो जाता है mgh/t, या फिर पावर इससे आएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं FB cos, ठीक है, या तो यहाँ से, ये इन्हीं क्वेश्चन, इनसे ही क्वेश्चन आएगा अगर वर्क पावर एनर्जी में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो, या तुमसे ये पूछ सकता है कंजर्वेटिव कौन सा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, अगर थ्योरेटिकल में डालेगा तो कंजर्वेटिव पूछ लेगा और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में याद रखना है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, ये सब क्या है मेरे कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो कोई वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी को कम कर रहा है, विस्कस फोर्स, विस्कस मतलब कोई लिक्विड होता है ना, लिक्विड में कोई चीज डालते हैं तो वो वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, या तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताओ इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, सही है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस छुट्टी। और बाकी इनके सारे के एग्जाम्पल सब मैंने तुम लोगों को नोट्स में बहुत डिटेल से बता रखे हैं पूरी चीज़, ठीक। चलो अगले चैप्टर पढ़ते हैं, सरल वाला कराएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। बताओ सबसे पहले बताओ उधर वाली पूरी लागू बताओ, कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान 9.8 क्या होता है, 9.6 ये होता है, हाँ आपने 9.8 पढ़ा है, बिल्कुल सही, बच्ची हमें 9.8 पढ़ा है, 10 की पावर -11, ठीक है, याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये एक बात और, ये जो जी का मान है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम अर्थ पर हुए, चाहे तुम स्पेस में हुए, कहीं पर भी हो दुनिया में, ये जी का मान कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, किसी मीडियम। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ ले जाएगा कि बताओ जी की वैल्यू अर्थ पर चाहे स्पेस में हर जगह हमेशा क्या रहेगी, सेम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, जी के मान में होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कोई भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, दो बॉडी, मेरे पास में दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2, ये एक दूसरे को रिपेल कर सकती हैं क्या, रिपेल का मतलब है प्रतिकर्षित कर सकती हैं,
बेटा मास कभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, कभी रिपल्सन नहीं दिखाता। ये कोई चार्ज थोड़ी नहीं है, चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मासेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पास पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर ये वाला देखो वन पर लग रहा है किसके कारण, टू के कारण, टू पर लग रहा है किसके कारण, तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये बराबर तो होते हैं लेकिन हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो बराबर तो है लेकिन कैसे है ये, नेगेटिव फोर्स। कोई मुझे बताएगा सर F12 क्या, F12 फोर्स क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या लग रहा होगा, G M1 M2 R स्क्वायर साथ में R कैप, ठीक है। R कैप का मतलब 12 तो यहाँ भी 12। जब कैप खत्म करते हैं, ठीक है, क्या खत्म करते हैं हम लोग, कैप, तो तुम जानते हो सर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है, अपॉन मॉड ऑफ 12, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो F12 की वैल्यू हो जाएगी GM1 M2 R12 की पावर 3 R12 ये, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म तुमसे पूछ लेगा, ऑप्शन में तुम्हारा ये भी हो सकता है, ऑप्शन में तुम्हारा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कैप के फॉर्म में होगा तो ऑप्शन में ये होगा और अगर वेक्टर के फॉर्म में होगा तो ऑप्शन में ये होगा, सही है। तो बस पता होना चाहिए। तो पहली बात ये, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। रिपल्सन का कोई सवाल पैदा कभी भी रिपेल नहीं करते। कैपिटल जी का मान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे तुम पृथ्वी पर रहो चाहे आकाश पाताल कहीं भी चले जाओ, कैपिटल जी का मान चेंज, और कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होता, ठीक है। हेलो, कैपिटल जी का मान कितना होता है बताओ, 9.8, वो तो स्मॉल जी का होता है, वो तो स्मॉल जी का होता है। कैपिटल जी का मान तुम बताओ, कैपिटल जी का मान कितना होता है, हाँ थोड़ा 10 की घात 11 और 10 की घात 11 जाके दीवार छोड़ दो, आपके अंदर भी तो वहां से दीवार क्या होता है, -11 क्या होता है, -11। बीएससी में हमारे पास फिजिक्स है ना, बीईडी वाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है ना फिजिक्स में। फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स कराने के बाद फिजिक्स छूट जाती है और ये फिजिक्स बर्बाद है। चलो ठीक है, तो ये है, तो याद रखना है। दूसरी बात बेटा मुझे बताओ, मेरे पास पृथ्वी है, पृथ्वी की h हाइट पर g का मान क्या होगा और d गहराई पर g का मान क्या होगा, फार्मूला सोचो क्या होता है।
पानी वाली अरे नहीं मानो यार, सब कुछ है। पता चल गया? अच्छा मुझे बताओ, ये जब मेरी धरती है तो धरती का मास कितना होता है? मास 5.9, ठीक है, 5.9 या 6, ठीक है, 10 की पावर 24 क्या? अब एक बात मैंने तुम्हें कई बार बोली है ये बात, ठीक है? बताओ तेरा मास कितना है? मेरा मास कितना है तेरा मास? मेरा मास कितना है? कभी तोला नहीं है? बोला मेरा 50। 50 कितना है? 50 यूनिट बता। 50 केजी। 50 केजी। इसके अंदर वजन कितना है? इसके अंदर जो मास है वो कितना है? 50 केजी। तेरे अंदर कितना है? 4 न्यूटन 40 केजी है, मतलब उसका 40 केजी है इसके अंदर, 4.3 हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ है भाई, मैं तुमसे कहूँ कई बार ध्यान रखना। क्या बेटा? एक होता है वेट। क्या होता है? वेट क्या होता है? सबको पता है, mg, ठीक है? और जो हम लोग तोलते हैं तराजू पर, ठीक है, तराजू पर तोलते हैं। जैसे मान लो मैं अपना लूँ तो मेरा कितना है? 75 क्या है बेटा? न्यूटन। 75 क्या है? न्यूटन है ये, सही है? और ये क्या होता है? mg। अगर मैं अपना मास की बात करूंगा तो 75/, अगर g को 10 मानूंगा तो मेरे अंदर सिर्फ कितना वजन है, कितना मास है? 7.5 केजी, सही है? जो तुम चीनी उन्हें खरीद के लाते हो ना, सब्जी उब्जी, बस अब न्यूटन में होती है, केजी में नहीं होती है, ठीक है? हम लोग बोलते हैं केजी, ठीक है? ध्यान देना। चलो छोड़ो, अब एक बार बताओ सर, मास ये हो गया। रेडियस ऑफ द अर्थ की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 क्या? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, मीटर में कन्वर्ट करूं तो 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है? इतनी रेडियस है। अब देखो बेटा, अगर मैं अब जरा सोचना, एक बात जरा सोचो, जैसे मान लो अभी हम सब लोग धरती पे ही तो बैठे हैं। मान लो हम यहाँ बैठे हैं तो धरती मुझे अपनी ओर खींच रही है। दूसरा एक चीज याद रखना, दुनिया में इस पूरी पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं, चाहे वो पृथ्वी, चाहे मकान हो गए, बिल्डिंग हो गई, हम तुम, जितनी भी चीजें हैं सबके अंदर मास है। तो उसे कौन खींच रहा है? पृथ्वी। अर्थ किधर की ओर खींचती है? तो याद रखना, अर्थ हमेशा सेंटर की ओर खींचती है। कहाँ खींचती है? सेंटर, ठीक है? जितने भी चीजें हैं सब पर बल कहाँ लग रहा है? सेंटर के, ठीक है? कोई भी चीज जैसे अगर यहाँ पर है तो उस पर कहाँ लग रहा होगा? सेंटर की ओर, ठीक है? अब बताओ, मेरा मान लो हमारा मास स्मॉल m,
धरती का मास एम, हम दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो दूरी हमेशा कहाँ से ली जाएगी, सेंटर से। तो सेंटर से दूरी कितनी है सर, r, ठीक है। तो नीचे की ओर देखो F बराबर, तुम बोले कितना फोर्स लग रहा है, बोले G, एक मास दूसरा मास अपॉन RE का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा F बराबर क्या होता है, ma, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, mg। तो g का मान क्या आया, g me अपॉन RE का, सही है बेटा। यहाँ RE की g की वैल्यू रख दो तो मेरा आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो हम सब लोग जो धरती पर है, पृथ्वी पर हैं, तो g का मान क्या है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान मेरा आता है। अब मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं देखो, अगर मैं धरती से ऊपर जाऊंगा, धरती से ऊपर, तो ये दूरी बढ़ेगी। अभी मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ, तो ये दूरी क्या हो गई, अगर दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होता है, कम होगा। ये तो सब पहले लिखा हुआ है तुम्हारा। फिर समझो कि सर अगर मेरे पास में ये धरती है, धरती से कितनी हाइट पर, कितनी रेडियस पर, h हाइट पर, h हाइट पर, मुझे कोई बताए h हाइट पर g का मान क्या होता है, h हाइट पर g का फार्मूला क्या होता है। पानी की बोतल ले जाऊं मैं, मठा की बोतल है, हैं? G बराबर G 1 प्लस H अपॉन RE का, इसी में एक फार्मूला और होता है 1 माइनस 2H अपॉन, सही है। अब ये फार्मूला कौन सा होता है बेटा, मैंने लिखवाया था लोकल, ये है ओरिजिनल। ये कभी भी लगाओ ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला कभी भी नहीं लगता है। नीचे वाला कब लगता है, जब हाइट 500 किलोमीटर से कहाँ हो, कम हो, 500 किलोमीटर से कम हो। और जहाँ हम 500 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तुरंत कौन सा फार्मूला रहेंगे, ऊपर, ठीक है। और चाहो तो ऊपर वाला कभी भी लगाओ, वो तो ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है। नीचे वाला लोकल फार्मूला, ठीक है। तो ऊपर वाला ओरिजिनल है, नीचे वाला लोकल है। अब ये तो क्या हो गया हाइट के लिए। तो देखो जब मैं पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। और पृथ्वी की गहराई में जाऊंगा तब भी जी का मान क्या होता है, कम होता है। ये तो हाइट के लिए हो गया सर। तो सर डेप्थ के लिए भी तो होगा। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, गहराई। तो डेप्थ के लिए जी डैश का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो मैं पृथ्वी की सरफेस से डी गहराई में आ गया, डी गहराई में पृथ्वी में खोदता गया और डी गहराई में आ गया, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, तो हाँ 1 माइनस डी अपॉन, अगर मैं सेंटर पर पहुंच गया हूं, अर्थ के कहां पहुंच जाऊं, सेंटर का मतलब है कि मैं कितनी गहराई पर पहुंच गया, खोदते खोदते अर्थ के सेंटर पर पहुंच गया। तो जी डैश इक्वल टू 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई से आर ई, तो जी डैश का मान कितना हो गया, यानी कि अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, अब तो नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले तुम बोले कि सर वेट का मान होता है mg,
ठीक है। तो एक बात याद रखो, अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो जी का मान कम होगा, नीचे जाऊंगा तब भी कम होगा। अगर जी कम होगा तो वेट भी कम होगा, जी कम होगा तो वेट भी कम। लेकिन एक बात याद रखना, मास कभी भी कम, चाहे तुम यहाँ पर हो, चाहे तुम बृहस्पति ग्रह पर हो, चाहे तुम मंगल ग्रह पर हो, जी का मान चेंज, लोग एम का मान चेंज, मास चेंज नहीं होता है। मास एक ही कंडीशन में चेंज होता है, ठीक है, वो भी लेस मास चेंज नहीं होता है। लेस मास तब चेंज होता है जब तुम बहुत स्पीड से मूव करते हो। बहुत स्पीड का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट से आगे से मूव कर रहे हो, तो जाके मास में चेंजमेंट आती है, और वो तुम्हारे कोर्स में है, ठीक है। तो देखो अब बताओ, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी का मान कम, नीचे जाने पर जी का मान कम, सबसे ज्यादा क्या होगा अर्थ की सरफेस, ज्यादा अर्थ की सरफेस पर होगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा वजन कहाँ है, अर्थ की सरफेस। अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा मेरे वजन में क्या आएगी, कमी, नीचे जाऊंगा तब भी मेरे वजन में क्या आती है, और अर्थ के केंद्र पर जी का मान क्या हो गया, हमारा फार्मूला होता है एम जी। जब जी ही जीरो तो हमारा वजन भी क्या हो गया, सही है, यानी जब हमारे अंदर कोई वजन नहीं है। अगर मैं अर्थ के केंद्र पर पहुंच गया, ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अर्थ को खोद के नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, सर अर्थ से जाके टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे तुम अर्थ को खोदते हुए नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अरे तुमने लावा नहीं देखा, लावा पिक्चर में तो देखा होगा, लावा देखते हो तो लावा कितना गर्म होता है, वो कहाँ से आ रहा है भैया, धरती के अंदर से तो आ रहा हो, वो कहाँ से आ रहा है। अब सोचो लावा कितना गर्म होता है, तो धरती हमारी, और वो तो ज़्यादा गहराई से भी नहीं आ रहा है। अब जो धरती की कोर है, कोर का मतलब है मिड पॉइंट, वो इतना गर्म है जितना टेम्परेचर सूर्य का है, इतना गर्म है अर्थ का कोर, ठीक है। तो वहाँ तक नहीं जाना है। सोचो हमारी अर्थ कितनी अच्छी है, तुम 50-60 फुट 150-200 फुट खोदो तो पानी निकलता है, यही है। और तुम 3-4 किलोमीटर में चले गए तो इतनी गर्म है कि खून पड़ी, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट तक पिघल जाते हैं, ठीक है। 20-21 किलोमीटर रसिया ने करा था एक खोद, ठीक है। बस सनकी वैज्ञानिक थे, बोले हम धरती में छेद करेंगे, धरती में छेद करते रहे 20-21 किलोमीटर तक पहुंचे तो जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे वहीं पे गल गए, एक तो टेम्परेचर। अब नए इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाते, बोले बस वहीं रुक जाओ, अब ज़्यादा अंदर गड्ढा करने से कोई फायदा नहीं, ढंग नहीं कर पाए। दुनिया में सबसे जो गहरा होल किया है वो रसिया ने ही, ठीक है। तो जो हमारी धरती है वो बहुत विचित्र है, धरती बहुत विचित्र है, ठीक है। तुम देखो जैसे जैसे तुम समुद्र की गहराई में कितने जीव जिंदा रहते हैं जीव जिंदा, और आदमी चले जाओ तो वो पनडुब्बी वाले गए ही टाइटैनिक देखने के तो मर गए सब, तो वही है, ठीक है। तो ये है, अगर इसका कभी भी ग्राफ अगर तुमसे कह दे, क्या कह रहे, ग्राफ, अगर कभी भी ग्राफ के बारे में कहे तो सेंटर पर जी का मान क्या होता है, 0, और अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे ऊपर आप आओगे जी का मान बढ़ता जाएगा, और जब कतई सरफेस पर आ जाओगे तो जी का मान सबसे ज्यादा, और जब सरफेस से ऊपर जाओगे, धरती की सरफेस से ऊपर, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, धरती के केंद्र पर हूं तब, ठीक है, केंद्र से ऊपर जा रहा हूं तो लगातार बढ़ेगा, उसके बाद में लगातार घटेगा, ठीक है। अब बताओ, धरती अपनी अक्ष पर घूम रही है, हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, अर्थ हमारी अपने अक्ष पर घूम रही है, कितनी देर में एक चक्कर लगा लेती है, धरती अपने अक्ष का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है,
24 घंटे में कितने में 24 घंटे। अरे अपने अर्थ में 24 कहीं तो दिन रात हो कंगे हाँ। इसीलिए दिन रात होता है समझ में आई लो अपने घंटे 24 घंटा में मिर्च के चारों चक्कर लगा। अब देखो बेटा एक अगर तुम रियल में अर्थ देखोगे, चलो अभी वो बता देंगे। ये मेरे पास मेरी अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ। अर्थ अपने अक्ष पर घूम रही है। तो दो चीज होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोल, क्या बोलते हैं, और जो बीच में लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। जो बीचों बीच से काटती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य। हमारा जो भारत देश है ना वो भूमध्य रेखा से बहुत ऊपर है ऐसे। मैंने नीचे बना दिया, बहुत ऊपर है जैसे भी है, देखे भारत देश बहुत ऊपर भूमध्य रेखा। अब देखो सर, अगर मान लो कोई भी चीज यहां पर है, कोई ना कोई एंगल बना रही है, जब ये घूमेगी तो इस पर कहां की ओर फोर्स लगेगा, नहीं समझ। एक और कोई एक झूला है, मतलब झूला खेले हो, झूला झूले हो, कभी भी झूला झूलो। झूला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऐसे वाला, एक होता है ऐसे वाला, ठीक है। एक ऐसे वाला नहीं होता है, एक ऐसे वाला होता है, ठीक है। जब झूला आप समझ गए। तो जो ऐसे वाला झूला तुम झूलना, तो उसके जितने कोण पे होंगे उतने तेज से वो चलते हुए दिखाई देंगे, और जितने बाकी जहां से घूम रहा है उतने पास आ जाओगे, उतने तुम्हें धीरे चलते हुए दिखाई देगा। कभी भी आजमाना, कोण पे रहो। क्यों कोण पे रहोगे तो बल भी क्या लगता है बाहर की ओर ज्यादा, जितनी तेज चलेगा बल उतना ज्यादा लगेगा। झूला रुका हुआ है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कमरा है, ये पूरा झूला है, बीच में इसके सेंटर है, तुम सेंटर पर होगे तो घूमे वो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बस छोड़ो, तुमने एक चीज तो देखी हुई थी, अरे एक चीज तुमने सबको सर सामने अनुभव करा होगा। कभी जिंदगी में पहाड़ पे गए हो, जब पहाड़ पे जाते हो तो कभी बस में बैठना, ठीक है, उत्तराखंड की बस में, और कतई पीछे बैठना, कतई पीछे, आगे नहीं, कतई पीछे। और जब वो टर्न मारेगा भयंकर भयंकर, ठीक है, तो तुम अगर प्लेन में रहने वाले हो तो मैं गारंटी कर रहा हूँ 2-3 घंटे के अंदर या तो तुम आंखें नीचे कर लेट जाओ चुपचाप, कोई एक और नज़ारा ना देखोगे, चक्कर घूमने लगेगा, तुम्हारा सर घूमने लगेगा, सर घूमने लगेगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, समझे। या तो चुपचाप ड्राइवर आकर ड्राइवर के ढंगा कर बैठ जाओगे, हाँ भैया नीचे वाली सीट में बैठे रहोगे, हाँ, अपने अपने आप खड़े हो जाओगे, चक्कर भी आने लगेंगे। हम लोग प्लेन के ना, हम लोगों की आदत नहीं है वो चीज़ को सहन करने। क्यों? क्योंकि सर जी वो जैसे ही बस घुमावे वो, ठीक है, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। अब एकदम प्लेन में आ गया, फोर्स का, फिर घुमाई, फिर फोर्स। तो हमारा जो दिमाग है ना वो चकरा जाएगा, हमारे दिमाग को दर्द होने लगेगा। तो तुम चुपचाते क्या करोगे, ऐसे करके सो जाओगे। अगर सब पूरी भरी भी है, तुम्हारी भरी भी पूरी बस है और तुम पीछे ही सीट मिली तो पड़े रहोगे ऐसे, नहीं है। मैं तो ड्राइवर से थोड़ी देर में कहो भैया रोक लीजिए ना, या तो आगे बैठा ले, ना तो यहीं जमीन पर बैठा दे, लेकिन पीछे की सीट नहीं चाहिए, ठीक। तो ऐसे ही तुम समझो, कोई भी आदमी बेटा, अर्थ मेरी यहाँ पर घूम रही है, तो अर्थ से जितनी दूर होगा, यहाँ पर कोई आदमी है तो इस पर बाहर की ओर उतना ही ज्यादा बल, यहाँ पर बल क्या लगेगा सबसे कम, यहाँ पर लगेगा सबसे। तो यहाँ पर अर्थ के घूमने के कारण, अर्थ के घूमने के कारण जी में कमी आती है। कितनी कमी आती है? तो डेल्टा जी बराबर जी माइनस आर ई कॉस स्क्वायर। ये बेटा पूरा डेरिवेशन, ये पूरा क्या है, डेरिवेशन। तो कितनी कमी आती है? डेल्टा जी बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सही है, ठीक है।
इतनी कमी आती है। एक बार हम लोग घूमने गए थे, ज़्यादा दूरों में गए थे, नीम करौली बाबा घूमने गए थे, ठीक है, वहाँ दर्शन करे हमने, चलो चलते हैं, हाँ इधर पड़ता है पहाड़ों पर। तो ये वेद प्रकाश भैया गए, जे बोले पीछे बैठा लेते, कोई दिक्कत नहीं। सुनो तो, जे बोले जब इधर से जा रहे थे ड्राइवर साहब से, दिक्कत मत लेना, कोई परेशानी हो बताना, हम चलाएंगे, हमें पहाड़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। तो हमने कि जा से अच्छी बात क्या है, ड्यू ड्राइवर ये है। अच्छा अंशु सर है, हम चला तो लेते हैं कार, लेकिन हमें प्लेने पे चला मिलती है, और प्लेनों पे हम ऐसे चलाते हैं, कैसे इतने धीरे चलाते हैं जैसे हमारे घर से हमारे ससुराल 27 किलोमीटर दूर है, और हमें जाने में 1.5 घंटे लगते हैं। कार से जाते हैं 1.5 घंटा लगता है आराम से, दुनिया निकल जाने दे। एक बार तो हमारी बाइक बोली कि कुछ तो शर्म करो, देखो साइकिल वाला तुम्हारे बराबर में चल रहा है। कच्चे रोड की बात नहीं है, हाईवे में नहीं, कच्चे रोड की बात है, ठीक है ये। और हाँ पहली बात, दूसरी बात ये है, चाहे मोटरसाइकिल में चाहे कार में, मैं हाईवे पे चलाना पसंद ही नहीं करता। मेरे गांव से सीधे हाईवे है, कतई सीधे हाईवे जाने का, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ हाईवे से, मैं गाँव में घूमते आराम से कतई तब जाता, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है एक्सीडेंट से, है एक्सीडेंट से मुझे बहुत डर लगता है। और मैंने कुछ अपने कभी खास अपने एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से, तब से मेरा कलेजा और पसीज गया। मैंने तो एक बार मैं ये सोच रहा था कभी कार ही नहीं चलाऊँ, कभी मोटरसाइकिल, तो फिर मैंने सोचा आज के ज़माने में सटेगी ही, बिना कार मोटरसाइकिल चलाए नहीं ज़िंदगी में सट सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलाएंगे, लेकिन वही कच्चे। अब जैसे मान लो मैं कभी कच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ, मतलब गांव वाले रास्ते पे, तो कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी बढ़ा लोगे तुम, 30 और 40। अब बात से कोई टकरा जाओगे तो ना तुम्हें कुछ हो ना भाई कुछ हो, जब ज़्यादा भाई हाथ में तोड़ दोगे तो समझ वाली होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही है, ऐसे ही मोटरसाइकिल में चलाते हैं। अरे अंशु सर उनको मैं दिल शिकायत देती हूँ, हाईवे कभी खाली हुए 60 से ऊपर ना बढ़ाते हैं, कोई चीज़ है बाइक स्पीड में चलाते हैं, मैंने तो नहीं देखा कभी चलाते हुए, तो क्या पता मेरे सामने नहीं चलाते हैं। अगर उनकी सिस्टर के यहाँ फंक्शन था, वहाँ हम गए थे, तो कतई धीरे धीरे 40 किलोमीटर था, 1.5 घंटे में पहुँचे थे आराम से, वहाँ पे 1.5 घंटे धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। आधे घंटे चला ली, बोले अब थक गए, अब कुछ खाए पी लेते, फिर चले, फिर आधे घंटे, फिर कुछ खाए पी लेते, रुकते रहे ना, कतई धीरे धीरे अभी तो टाइम से पहुँच गए, 40 किलोमीटर। तो G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, बेटा ठीक है। सबसे पहले ये डेल्टा G का मान ये हो जाए, हाँ तो ये हम भैया ही बात बता रहे हैं, ये बोले हम चलाएंगे कोई दिक्कत हो जाए तो। अब इधर से तो पहुंच गए जैसे तैसे, जब उधर से वापस आ रहे थे, अब इन्हें क्या, ये क्या कह रहे हैं, भैया मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं कभी बेहोश हो जा रहा हूँ। बेहोश क्यों हो रहे हो तुम? बोले मुझे पहाड़ों पे चक्कर आ रहे हो, तुमने तो पहाड़ों पे कार चलाई है। और ये ऐसे पढ़ रहे जैसे होश आए हैं कहाँ पड़े हैं, हाँ इनके भरोसे जाते तो वहीं पर अटक जाते। चलो G डैश इक्वल टू G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। बेटा अब देखो समझना सर जी, अगर थीटा का मान, थीटा यही तो है बच्चों, थीटा ये, अगर मैं इक्वेटर पर आ जाऊंगा, इक्वेटर पर आ गया तो इक्वेटर पर थीटा का मान सबसे कम हो गया, कितना हो गया 0 डिग्री। देखो अगर मैं यहाँ से इक्वेटर पर आऊंगा तो मान कितना हो गया, और cos 0 का मान क्या होता है 1। तो उस समय डेल्टा G सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सर जी देखो सबसे ज्यादा घट रहा है, सबसे ज्यादा, लेकिन अगर मैं पोल पर जाऊं, पोल पर, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है RE ओमेगा स्क्वायर, cos 90 का मान क्या होता है बेटा 0। तो सिर्फ क्या बचेगा G, क्या बचेगा? देखो यहाँ पर G में कुछ घट रहा है तो ये वाला कम होगा, ये वाला, तो G का मान जब हमारी धरती घूम रही है, धरती हमारी धरती के घूमने के कारण सबसे ज्यादा G का मान कहाँ होता है, सबसे कम G का मान कहाँ होता है इक्वेटर।
ठीक है, सबसे ज़्यादा पोल पर, सबसे कम इक्वेटर। अच्छा, जी के मान कम होगा तो वजन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब तुम क्या सोचो, मैंने कहा अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है, सरफेस से नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, और अर्थ की सरफेस पर सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम इक्वेटर पर, अर्थ की सरफेस पर सबसे ज़्यादा पोल पर। अगर मैं इक्वेटर से पोल जाऊंगा तो जी के मान में कमी होगी या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चाहे देखो अब मैं यहाँ से आऊँगा तो कम होगा, अब ज़्यादा, अब कम। ठीक है बेटा, इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम, पोल पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये याद रखना। ये याद है, डेल्टा जी जी माइनस आर की ओमेगा स्क्वायर। एक चीज तो सबसे पहले लिखा हुआ, एक चीज बताओ, अर्थ की सरफेस ये है और अर्थ की सरफेस से अगर मैं h हाइट ऊपर चला गया, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट ऊपर, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैंने एक फार्मूला लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, हाफ mgh 1 प्लस h अपॉन ये। ठीक है, और अगर मैंने कहा कितनी ऊपर चला गया, अर्थ के रेडियस के बराबर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा mg डाली 1 प्लस re अपॉन re से re mg re बटे सही है, mg re बटे, सही है, mg re बटे 2 ये होगा। तुम्हारा नाम क्या है, करण, करण, ठीक है। आप बताओ, इस समय ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस समय करण ऐसे लिखा जाएगा है, करण का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, करण का ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना है बताओ। इस समय करण बैठा हुआ है, यदि करण का मास स्मॉल m है, करण का मास क्या है, तो करण का इस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना। अब जरा एक चीज सोचो सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है, क्या होता है, माइनस जी, करण किस पर बैठा है, अर्थ पर, किस पर बैठा है, माइनस जी एम ई अपॉन, और अर्थ की सेंटर, मान लो करण यहाँ बैठा है, अर्थ का सेंटर यहाँ है, तो दोनों के बीच की ये पोटेंशियल, ये क्या है, पोटेंशियल, सही है। और करण की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी, करण का मास, अर्थ का मास, और दोनों के बीच की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है बेटा। इधर देखो, पोटेंशियल मैंने तुमसे कहा था, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पे होगी, टोटल एनर्जी
माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बटे 2। ठीक है, ये मैंने लिखवाया था। तो ये है मेरी क्या, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें कोई भी बॉडी को अनंत पर भेजना है कि वो कभी जिंदगी में लौट के वापस कि वो जिंदगी में कभी वापस लौट के, तो उसको उतनी एनर्जी दे दो, उतनी एनर्जी दे दो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बस उसकी पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है, कोई मुझे बताए पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है? पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी पर जीरो होता है। ठीक है, और इंफिनिटी स्टेट एक ऐसी है जहां टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सब क्या होती हैं? जीरो। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो अभी ये बोले मैं ही हूं, अभी मैं धरती पर खड़ा हुआ हूं, तो मेरी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी? माइनस का जी, मेरा मास, अर्थ का मास और अर्थ के सेंटर से मेरे तक दूरी। सही है। अगर इसको मैं चेंज करूं तो तुम अभी तो बोले सर स्मॉल जी बराबर क्या होता है? जी एम ई अपॉन आर ई का। मैंने क्या किया, एक बार आर ई से ऊपर उड़ा और एक बार आर ई से, तो ये मुझे क्या दिख रहा है? स्मॉल जी क्या दिख रहा है? एम ई लिया जाएगा, ये वाला मास नहीं, ये वाला मास नहीं। ठीक है, तो देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होगा? तो मेरे पास बचा एम जी, चाहे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को इस प्रकार से लिखूं और चाहूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को इस प्रकार से लिखूं। ठीक है, स्मॉल जी के टर्म में, वो क्या है? कैपिटल जी के टर्म। अगर मुझे या तुम लोगों को जितना तुम्हारा मास है उसकी मल्टीप्लाई करो जी से और उसकी मल्टीप्लाई करो आर ई से, सही है। अगर इतनी एनर्जी तुमको दे दी जाए, सही है, और उस एनर्जी से तुम्हें ऊपर फेंक दिया जाए, तो कभी लाइफ में वापस नहीं आएगा। इस नहीं आओगे, कभी लाइफ में वापस, सही है। कहाँ पहुँच जाओगे देखो, खुद बताओ, सोचो। सर मेरी जो एनर्जी है या आप लोगों की इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है, और मैं तुमको इतनी ही एनर्जी दे दूं, इतनी एनर्जी देने का मतलब क्या है? अभी माइनस में है, जैसे -100 है और मैं तुम्हें +100 दे दूं, तो तुम्हारे टाइम कितनी बची? 0। एनर्जी 0 हो गई, कहाँ पहुँच गए? अनंत। धरती को छोड़ दिया, वायुमंडल जितने सबको छोड़कर कहाँ पहुँच गए? अनंत। ठीक है, और इसी में एक था कि हम अर्थ की सरफेस से किसी चीज को किस वेलोसिटी से फेंकें कि वो लाइफ में कभी वापस नहीं आए, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते थे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग, जो कितनी होती है? एक भी बच्चा, कोई भी बच्चा एस्केप वेलोसिटी को कैपिटल जी के टर्म में बताओ क्या आंसर है? अभी तो मैंने किसके टर्म में लिखी है? स्मॉल जी के। तुम लोगों को किसके टर्म में बताना है? कैपिटल।
आ गया मन? क्या है बताओ? क्या आया सर? एस के वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2g। तो सर दिक्कत किस बात की? अरे g का मान रख दो, g अपॉन आर का होल स्क्वायर, g अपॉन आर का होल स्क्वायर, साथ में एक आर से स्क्वायर गया तो क्या बचा? 2g अपॉन एक तो बचा √2g अपॉन। तो एस के वेलोसिटी को चाहे ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, बात एक ही है, ठीक है? बस अंतर ये होता है, ये कैपिटल जी में, ये स्मॉल जी में, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ बेटा सैटेलाइट। ठीक है, एक ही बात है, सब लिखा होगा। मुझे बताओ, सैटेलाइट बेटा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, ठीक है? नेचुरल तुमको पता है, आर्टिफिशियल दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है? जियो स्टेशनरी कौन से होते हैं? जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे। और कितनी हाइट पर होते हैं? कितनी हाइट पर होते हैं? बोलो कितनी हाइट होती है बेटा? 36,000 किलोमीटर, ठीक है? कितनी हाइट पर होते हैं जियो स्टेशन सैटेलाइट? 36,000 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस छोटी सी है, उससे बहुत ऊपर, ठीक है? और ये सैटेलाइटों का काम क्या होता है? जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं, रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न, कुछ सैटेलाइट वो होते हैं जो मोबाइल सैटेलाइट होते नहीं होते, ठीक है, वो सब, ठीक है? दूसरा अभी एलोन मस्क ने कुछ लॉन्च किए हैं, वो स्टारलिंक का वो देगा इंटरनेट, वो भी इंटरनेट किसके माध्यम से देगा? इसी के माध्यम से, बस इसी के माध्यम से देगा, ठीक है, इसके माध्यम से देगा। दूसरे होते हैं पोलर सैटेलाइट। बेटा पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं?
जो ऐसे पोल के चारों इस प्रकार से घूमते हैं, ठीक है। और हम ये मानते हैं ये धरती के बहुत पास में घूम रहे हैं, हम ये मानते हैं ये धरती के बहुत पास में घूम रहे हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, सबसे पहले तो ये बताओ उनकी वेलोसिटी क्या होती है, जिसे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। कोई बताएगा अर्थ के सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है जिसे हम ऑर्बिटल सैटेलाइट बोलते हैं? बीओ बराबर अंडर रूट क्या जी आर, ठीक है। इसका मान कोई बता सकता है अंडर रूट जी आर का मान कितना आएगा? तो 7.9 किलोमीटर पर। बेटा अगर मैं स्मॉल जी का मान रखूं तो जी एनी अपॉन क्या आता है? अगर इसे स्मॉल जी के टर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और इसे कैपिटल जी के टर्म में लिखूंगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा जी अंडर रूट जी एनी अपॉन आर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड का वैसे फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर ई अपॉन, और सब हम रखते हैं तो आता है 84.6 या फिर 1.4, यानी कि ये पृथ्वी का एक चक्कर, अगर हम ये माने कि ये पृथ्वी के बहुत पास में, पृथ्वी के बहुत पास में है, तो ये धरती का एक चक्कर 84.6 मिनट या फिर 1.4 घंटे में लगा, ठीक है। कितने लगा देता है? 84.6 मिनट या फिर 1.4, ठीक है। कौन से सैटेलाइट में? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट का वर्क क्या है, कार्य क्या है? कोई ना कोई कार्य तो होगा। जियो स्टेशन, वो पोलर सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट? पोलर सैटेलाइट। मौसम विभाग वालों के पास पोलर सैटेलाइट। जो मौसम वैज्ञानिक हैं या फिर कोई भी हमारे जो देश के सैनिक होने थे उनके पर्पज से, मिलिट्री पर्पज से, ठीक है, मौसम के पर्पज से कुछ भी, तब भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं?
जैसे मान लो कि अगर अभी ये होता है कि थोड़े दिन पहले बारिश आ रही थी, अभी 1-2 दिन पहले बारिश आई थी, तो मोबाइल में अलर्ट आ जाता है, ठीक है। हमारे मोबाइल में या आप सबके मोबाइल में अलर्ट आ जाता है। तो हमारे मोबाइल में अलर्ट आया था कि 1 से 2 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, ठीक है। और उसमें ये भी दे दिया था कि जो स्पीड रहेगी, जो विंड, जो हवा है, हवा की स्पीड क्या रहने वाली है। तो हवा की स्पीड भी बता दी थी कि ये हवा की स्पीड रहने वाली है। और तो क्या रहे, तो ये सब किसके थ्रू बताया जा रहा है? बहुत सारे सैटेलाइट कौन से हैं? पोलर सैटेलाइट है, ठीक है। जितने भी पोलर सैटेलाइट है उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि और भी चीज़ें हैं काफ़ी, ये सब। तो एस्केप वेलोसिटी, जियो स्टेशन। अब मुझे बताओ, ठीक है, आप बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? या देख रहे हैं, बता, जियो स्टेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड, हाँ, 1 कितना होता है? तुम बताओ। आप भी लिखा था, हैं? 24, ठीक है। ये होता है टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड। और हाइट कितनी होती है, कितनी हाइट पर होते हैं ये सैटेलाइट? कितनी? 36,000, सही है, इतने किलोमीटर पर। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितनी हाइट है, तो तुमको यही नहीं पता हुआ कि वो कितनी हाइट पर, ठीक है। और ये जियो स्टेशन। अच्छा, पोलर सैटेलाइट अगर बताया जाए कि लगभग कितनी हाइट पर होते होते, ठीक है, तो 50 किलोमीटर के अंडर होते हैं, नीचे 50 किलोमीटर के नीचे। तो अब देखो कहाँ, अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो अगर 50 किलोमीटर पे भी है तो क्या ये हाइट है 6400 के सामने? इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हाइट क्या होती है, बहुत, मतलब उनको कम, इसलिए उसको टाइम 1.4 आवर्स हम लोग लेके चलते हैं कि 1.4 घंटे के अंदर वो हमारी पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहता है, ठीक है। ये सब बात है। कैपेसिटी का क्वेश्चन है, ये तो काफी सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर वाले का कर ले, ऊपर वाले सब कैसे हैं? तो पूछा क्या है? ठीक है, बता रुक।
सारे क्वेश्चन दिखा दूँगा। अब मैं पूछूँगा तो बताना, ठीक है? नहीं सर जी हुआ ही नहीं। हाँ, तो जो जो मैं पूछूँ वो तो बताएगा। कहाँ पर क्वेश्चन लिखना। अब देखो इसका ये क्वेश्चन है, जरा समझना, तुमको बताना मुझे ऐसे कुछ। ऐसे कुछ करके K1 K2 K3 K4 बीच की दूरी B, एरिया कितना है A, ये हो गया A/3। मुझे बताओ इस पूरे का C का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा इसका। अगर मेरे पास में ऐसा कोई कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। यहाँ K1 बराबर, तो सबसे पहले इधर देखिए सर, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। अगर मैं इसका लूँ पहले वाले का, C बराबर क्या होता है K एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया अपॉन D। तो ये D वृत्त कितनी है, D/2, तो D/, ठीक है। ये C1 हो गया, मान लो C1। ऐसे ही C2 हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 D/, ऐसे ही C3 हो गया K3 एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा पूरा सेम, ठीक है। हाँ 3, ठीक है। तो अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो K1 ऐसे ही 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, K2 ऐसे ही 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, K3 ऐसे ही 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। हो गया। इसका क्या होगा, इस वाले का, इसे C4 मान लिया तो K4 इसका तो पूरा एरिया A ही है, D/, हो गया। अब ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। कैपेसिटेंस में अगर मैं इन तीनों का निकालूं, पूछूंगा इन तीनों का निकालूं, तो कैपेसिटेंस में अगर इन तीनों का निकालूं क्या लिखूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन सबको जोड़ो तो सब में कॉमन क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D तो यहाँ क्या बचा, K1 प्लस K2 प्लस, ठीक है। इस और ये है, इसके साथ ये कैसे है, सीरीज। और सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर उसको मैं सॉल्व करूं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो एक यहाँ पर क्या है C' और एक क्या है ये C4 अपॉन C' प्लस C4। तो अगर मैं C' करूंगा तो ये ऐसे ही रहेगा, और इसके साथ में क्या है K4, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, ये लिख दिया। साथ में K1 प्लस K2 प्लस K3 और साथ में मल्टीप्लाई किसकी होगी, जगह कम पड़ जाएगी। इधर कर रहा हूँ 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 K2 K3 गुणा में 2 K4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बटे, दोनों को जोड़ो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा ये तो सर आता ही रहेगा। 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ पर हो जाएगा K1 K2 K3 अपॉन 3 और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। अब इससे ये गया B से D गया, D गया, ठीक है। जो ऊपर बचा 2 एप्सिलॉन नॉट
ए अपॉन डी K4 K1 प्लस K2 प्लस K3 और नीचे बचा ठीक है ये पूरा K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 प्लस सही है। ये आ रहा है C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब C इक्विवेलेंट इसने कहा अगर मैं इस पूरे में K भर दूं, इस पूरे में K भर दूं तो क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब C इक्विवेलेंट की जगह जब ये वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B कट जाएगा। तो इस K का मान कितना आएगा, यहाँ 2 बचा, हाँ, तो बचा ठीक है, तो 2 K4 K1 K2 K3 K3 बस यही तो बचा। हाँ ये बचा। और नीचे वाला वाला K1 K2 K3 प्लस, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करने को रहेगा, कहाँ पर ये के ये बेटा मैंने कर दी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D काटा, तो इधर ये बचा K, तो K इसके बराबर हो गया और ये सब। अब इसे मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर दूँगा, ऐसा क्वेश्चन 1 घंटा लगा तो पूरा है। करके दर्द होने लगा तो इसमें एकदम में कुछ है ही नहीं। अब तू इसे फोटो खींच ले, इसे खाली इसे क्या करेगा, एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3K4 हो जाएगा, और ये थर्ड वाली टर्म कहाँ, ये वाली टर्म कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर 3 में क्या हो जाएगा 6, सही है। बस कार्ड बिट जाएगा। सॉल्व करना है, ओके सर। ये ऑप्शन से देख लेना, मैच कर लेना, जिस ऑप्शन से मैच कर रहा होगा वही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, ठीक है, मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ते रहो अच्छे से। अच्छा एक बार बताना, तुमने कभी इंडक्टर सुना होगा, इंडक्टर को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, इंडक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, किससे, सेल्फ इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को एन से। अगर सेल्फ इंडक्शन तुम्हें दिए हुए हैं और वो सीरीज में हो, जैसे L1 L2 L3 सीरीज में दिए हैं, तो L इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, और पैरेलल में है तब कैसे निकालोगे, है नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब तुम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी, पूरी साल तो तुम पढ़े नहीं, अब आगे आखिरी वक्त है ना, तो आखिरी वक्त में तो वही आखिरी वक्त, अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा सेल्फ इंडक्शन होता ही क्या है, ये भी तो समझो। सर ये इसमें यहाँ पे सवाल किया है, यहाँ पे एसडी नहीं दिया था, तो वो करके नहीं बताया ना कैसे ऐड करेंगे, भूल गए। कौन सी गाँव में, कहाँ पर, ये मतलब 50 नहीं दिया था, बाकी करा तो बाकी या तो पूरा गलत हो जाएगा ना, पूरा ही गलत है, 50 नहीं रखा है तो, और उसमें फिर उसमें से करना पड़ेगा। और अरे तो उसमें पूछा क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में ऐसे नहीं पूछेगा, उसका रीजन ये नीट में क्यों नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना बच्चा कर कहाँ पाएगा, यही तो मैं सोच रहा हूँ इतना लंबा कैसे होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, बहुत लेंथी। अरे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बेटा नीट में नहीं आते हैं,
वही तो चीज़ मैं वही चीज़ मैं समझाता हूँ। अब एक बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में दे देगा वो, तुम्हें इसमें 5-6 मिनट लग जाएंगे। नीट इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देगा। नीट तो सीधे सीधे तुम देख लेना, कोई भी पेपर उठा के देख लो तुम नीट का किसी भी साल में, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, बस छुट्टी, ज़्यादा घुमा फिरा के देता ही नहीं है वो। और जो और एक तो एक गलती है, जितने यूट्यूबर पढ़ाते हैं ना जी, इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन कभी नीट पूछता ही नहीं है। जो पूछता है वो पढ़ाओ ना, वैसे ही फिजिक्स बच्चे के लिए हार्ड लगती है। अब वो पूछ रहा है कुछ बता रहे हैं, कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन कराने के डटे पड़े। अब इनको क्या है, यूट्यूबरों को क्या होता है, देखो सबसे सरल काम है यूट्यूब पे पढ़ाना। सबसे सरल काम क्या है, उनने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे, अपने बैठ के आराम से करें, 1 घंटा में सॉल्व करें, 2 घंटा में सॉल्व करें, घर पे आराम से बैठ कर सॉल्व करें, जैसे जैसे सॉल्व कर ले वही ले आए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पर लाकर बस वही सॉल्व कर रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करा रहे हो, अरे बेवकूफ़ इंसान हो क्या। 15 क्वेश्चन 1 घंटे में तुम कर रहे हो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, तो बाद में जाओ एग्जाम में क्या करोगे, कुछ ना कर पाएगा। तो वही तो सिलेक्शन क्यों नहीं होते, इसीलिए नहीं होते। अब मैं कुछ यूट्यूब से मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी बंदा यूट्यूब से पढ़ के ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन ले ले, किसी भी सब्जेक्ट में कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन गधों को ये पता ही नहीं है पढ़ाना क्या है। हर कोई तो मास्टर बन गया है, हर कोई तो बीमार हो रहा है, कोई भी यार बस अपनी 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 गाता बस गाय बिक रहा है, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, सब बकवास वाली बात है। और दूंगा इतना लंबा काम करेगा।